वेलकम टू इंग्लिश आउट। 1 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस 1 नवंबर के करंट अफेयर्स में हम 1 नवंबर की अपडेट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको मजा आने वाला है इस सेशन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि जो विमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है वो फिजिकल ईयर 2023 में बढ़ गया है। अब कितना हो गया है? ये बढ़कर के 37% हो गया है। डिटेल देखते हैं इसका। क्या कहते हैं? द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडियाज वर्कफोर्स हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। यानी जो हमारे पास विमेन पार्टिसिपेशन है इंडियन वर्कफोर्स में, उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है और अब ये बढ़कर के 37% हो गया हुआ है। कब हुआ है? ये ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023 में हुआ है, 22-23 में हुआ है। और ये किसने बताया हुआ है? ये रिपोर्ट खुद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया हुआ है। और उन्होंने ये क्या बताया हुआ है कि 2017-18 में ये जो परसेंटेज था, यानी विमेन वर्कफोर्स का जो परसेंटेज था वो 23% था। इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है इन वर्कफोर्स वो 14% बढ़ गया हुआ है। ये क्यों बढ़ा हुआ है? इसके लिए उनका कहना है कि जो सरकार के एफर्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ एक चीज पर और जोर दिया गया हुआ है जो धर्मेंद्र प्रधान ने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने इन विमेन वर्कफोर्स के रीस्किलिंग के ऊपर और अपस्किलिंग के ऊपर काफी काम किया हुआ है। यानी जो स्किल एडेड कोर्सेज हैं उसको ऐड करवाया है जिससे उनको जॉब मिलने में काफी इंडस्ट्री हुई है। वो आज भी जो हमारा वर्क एनवायरमेंट है उसमें कॉम्पिटिटिव और रिलेवेंट है इंडस्ट्रीज के दौरान में। इसके अलावा यह भी बताया गया हुआ है कि 2023 फिजिकल ईयर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिप हुआ है, 3.7% हो गया है। 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6% के आसपास था। और इसमें आप देखोगे तो प्रिसाइजली 2.3% का डिडक्शन हुआ है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये गिरा हुआ है। और ये कहां बताया उन्होंने? ये बताया भुवनेश्वर में जब रोजगार मेला हुआ था तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किए हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार के प्रयास हैं जिसका ये परिणाम है। जैसे कहते हैं ना, प्रयास के अनुसार ही परिणाम मिलते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि सरकार के प्रयास के हिसाब से परिणाम मिल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? तो ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसका जवाब दें। इसका जवाब के आंसर का हम वेट करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ज्योति बसु और पवन कुमार चामलिंग। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। आगे देखते हैं। इंडिया टू होस्ट 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। अभी आपने देखा होगा आईएमसी चल रहा है, यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा था। इनफैक्ट उसमें यह अनाउंसमेंट किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान से देखेंगे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTS इन 2024 ये कहां पर होस्ट होने वाला है? इंडिया होस्ट करने वाला है। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ 5G एंड 6G। अभी 5G आ रहा है, उसके बाद 6G आएगा, उसके एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। किसने बताया? खुद यूनियन कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट किया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस में, जिसमें उन्होंने इंफेसाइज किया कि किस तरह से जो इंडिया है वो टॉवरिंग स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में। इसके साथ साथ ये बता दूं मैं आपको कि द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली एक क्वाड्रेनियल इवेंट है। क्वाड्रेनियल इवेंट का मतलब कि 4 साल में एक बार होता है, क्रिकेट की तरह से, एंड सर्व्स एज द गवर्निंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द आईटीयू स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर। आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या है जो आप देख रहे हो ना, ये WTS से जो देख रहे हो, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ये वन ऑफ द 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय आईटीयू के थ्रू होता है और ये एक एंटाइटी विद इन द United Nations system. This event plays a pivotal role in setting global telecommunication standards, making India's hosting the WTSA is a significant milestone. यानी इंडिया के लिए टेलीकम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड है उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन हुए थे। G20 सम्मेलन के बाद जो चीजें डिसाइड की गई थी उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने इंडिया अफ्रीकन यूनियन कोलैबोरेशन के जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF organized a workshop in New Delhi focused on implementing the commitments from the New Delhi Leaders Declaration. New Delhi के Leaders Declaration का जो पॉइंट डिस्कस किए गए थे उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया हुआ है।
और ये जो रिसेंटली G20 कॉन्फ्रेंस में ये जो इंप्लीमेंटेशन था ये डिस्कस किया गया था, ये पॉइंट्स इनफैक्ट डिस्कस किए गए थे। वर्कशॉप ने क्या क्या एम किया हुआ है? स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द अफ्रीकन यूनियन। जो 3 की एरियाज हैं जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइग्रेशन मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर अफ्रीकन यूनियन से जो माइग्रेशन मैनेजमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जो भी स्किल्ड वर्कर हैं वो अपने ही देश, अपने ही राज्यों में रहें और वहीं के विकास के लिए काम करें। क्या क्या डिस्कशंस के पॉइंट थे, देखते हैं। इंडिया एयू कोलैबोरेशन फॉर एन इंक्लूसिव वर्ड का डिस्कशन था। दूसरा, मेथड्स फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, यानी ग्रोथ के बारे में चिंता करना, पॉवर्टी खत्म कर, पॉवर्टी और जो गैर बराबरी की चीजें हैं उनको खत्म करने के ऊपर चिंता करना। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइक फूड, वाटर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इसके बारे में अवेलेबिलिटी की चिंता करना। इंडिया इंडो एयू कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए? कोऑपरेशन इन डेवलपिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। इसके साथ साथ सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड अदर डिस्ट्रप्शंस, यानी क्लाइमेट चेंज और डिस्ट्रप्शंस के अगेंस्ट एक रेजिलियंस डेवलप करना। फिर मैनेजिंग माइग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ इंडो एयू पार्टनरशिप का। इसके अलावा स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग माइग्रेशन इन अ सेफ, ऑर्डरली एंड ह्यूमन मैनर, यानी माइग्रेशन हो अगर तो एक सेफ मैनर में हो और कंप्लीटली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको अवॉइड किया जा सके। एड्रेसिंग रूट कॉज फॉर माइग्रेशन, क्यों रूट कॉज करते हैं माइग्रेशन का, सपोर्टिंग माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजिंग, कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा नीति आयोग इंटेंड्स टू यूटिलाइज द वैल्यूएबल इनसाइट्स इनपुट फ्रॉम वर्कशॉप टू फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान, इसके साथ आके एक्शन प्लान भी डिस्कस किया जाएगा। दिस प्लान विल फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट्स आउटलाइंड इन द एनडीएलडी, यानी न्यू दिल्ली लीडर्स जो डिक्लेरेशन है उसके जो कमिटमेंट्स हैं उसको आउटलाइन किया गया, और अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द एयू, यानी अंतिम तौर पर अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि इंडिया और जो अफ्रीकन यूनियन है इसके लिए एक जो कोलैबोरेशन है इसके जो उसको और स्ट्रेंथन किया जाए और इंक्लूसिव और रेजिलिएंट वर्ल्ड की तरफ बढ़ा जाए। आगे देखते हैं, थाईलैंड ने क्या कर दिया है? वीजा फ्री एंट्री दे दी है इंडियंस के लिए टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। क्या कहता है ये? थाईलैंड क्या कर रहा है? अपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जब से कोविड अटैक हुआ था उसके बाद से, कोविड के बाद से जो इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इट वाज हिट विद बैडली, इट वाज हिट बैडली एवरीवेयर, कोई भी कंट्री हो। सो उन्होंने क्या किया है हुआ है, जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको रिवाइटलाइज करने के लिए वीजा फ्री एंट्री दे दी हुई है इंडिया एंड ताइवान के लिए। थाईलैंड ने पहले चाइनीज टूरिस्ट के लिए क्या किया था, वीजा रिक्वायरमेंट होता है, बट अभी इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, ताइवानीज के लिए वीजा फ्री एंट्री दी हुई है। ये स्टार्ट होगा 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 मई 2024 तक, यानी 18 मंथ्स तक ये चलने वाला है। इसमें क्या होगा कि जो ये डिसीजन है ये इसीलिए दिया गया हुआ है कि इन कंट्री से ज्यादा लोग थाईलैंड आ सकें और जो कंट्री का टूरिज्म सेक्टर है उसमें बढ़ावा दे सकें। और अनाउंसमेंट के हिसाब से इंडिया और ताइवान के जो ट्रेवलर हैं वो 30 दिन तक थाईलैंड में विदाउट वीजा वहां पर रह सकते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये उम्मीद की जा रही है कि टूरिस्ट को इस रीजन से काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले श्रीलंका ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री टूरिज्म का पहले ही घोषणा कर चुका हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के शेटा थेवेसिन, उन्होंने कंफर्म किया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडिया एंड ताइवानीज टूरिस्ट आफ्टर अ कैबिनेट मीटिंग। आगे देखते हैं, आप थाईलैंड को देखो, ये इंडिया है हमारा, ये आप देख सकते हो, ये इंडियन है यहाँ पर। ये थाईलैंड का बॉर्डर है जहां पर ये म्यांमार से टच कर रहा है, ये बैंकॉक उसका कैपिटल है, ये अंडमान सी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है, ये कंबोडिया, ये वियतनाम, और ये थाईलैंड का एरिया जो आप देख सकते हो, जो कोस्टल एरियाज है और काफी खूबसूरत माना जाता है, लोग बाग यहाँ पर काफी विजिट करते हैं। और ये वहां के प्राइम मिनिस्टर शिव नादर टॉप्स द हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023, 5वीं बार, जी हां 5वीं बार उन्होंने जीता हुआ है। एचसीएल टेक के जो फाउंडर हैं शिव नादर और उनकी कंप्लीट फैमिली जो 78 साल के हैं, उन्होंने टॉप स्पॉट गेन किया हुआ है एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में। और उन्होंने लगभग 2042 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया हुआ है, और मार्किंग द 5th consecutive year that नादर एज 78 has claimed this distinguished rank, और लगातार 5वीं बार उन्हें डिस्टिंग्विश रैंक हुआ है। और इस बार जो फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग सेक्टर में हुआ है, बट 1547 करोड़ एजुकेशन के फील्ड में, आर्ट्स कल्चर हेरिटेज को 1345 करोड़ मिला हुआ है, और हेल्थ केयर
को मिला हुआ है 633 करोड़। दिस ईयर एडलगिव हेरून फिलेंथ्रोपिस्ट एम्फसाइज ऑन ग्रोइंग स्पिरिट ऑफ गिविंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है उसके साथ साथ जो फिलेंथ्रोपी है वो भी बढ़ रहा है, ये भी एडलगिव हुरून ने इस बात पे काफी जोर दिया हुआ है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का लाइफ साइज स्टैच्यू अनवील किया गया वानखेड़े में, आपने देखा होगा आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम जहां तेंदुलकर ने अपना सबसे आखिरी टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वहीं पर उनका एक मोमेंटस ओकेजन था जहां पर स्टैच्यू ऑफ क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर को अनवील किया गया। और ये कब किया गया? ये जब इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था उसकी शुरुआत में ही जो इंडियन लेजेंडरी बैट्समैन हैं इन द मिड्स ऑफ क्रिकेट स्ट्रोक, यानी उनका एक ऐसे दिखाया गया है जहां पर वो शॉट खेल रहे हैं और उसी पर वहीं पर उनको बनाया गया हुआ है। और जो तेंदुलकर स्टैंड है उसके बगल में ही ये बनाया गया था। ये स्कल्पचर किसने बनाया हुआ है? ये बनाए हुए प्रमोद कांबले ने, जो कि एक पेंटर हैं और स्कल्पचर हैं अहमदनगर से। उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है ये उन्होंने वाकई जिंदा कर दिया हुआ है। जो तेंदुलकर का जो उन्होंने स्टैच्यू बनाया हुआ है ऑलमोस्ट जिंदा कर दिया हुआ है इस चीज को। और मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी था, जैसा कि मैंने बताया कि इस यही वो वेन्यू है जहां तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2013 में खेला हुआ था। ये देखिए, ये है वो स्टैच्यू जब शॉट मारते हुए तेंदुलकर का स्टैच्यू बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीएम टू इनॉग्रेट वर्ल्ड फूड इंडिया 23 मेगा फूड इवेंट। कहां पर हो रहा है ये? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज culinary हेरिटेज एंड ग्लोबल फूड पोटेंशियल। इसका लॉन्च मोदी जी ने किया हुआ है। ये सेकंड एडिशन है इस चीज का। इससे क्या हो जाएगा? खाना ही ऐसी चीज है जहां कल्चर यूनाइट होता है। सो यूनाइट कल्चर, क्विजीन एंड कॉमर्स, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, पार्टनरशिप एंड एग्री फूड सेक्टर। यानी जो एग्री टेक और एग्री फूड सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बूम होने वाला है आने वाले 4-5 सालों में। ये कहां पर हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है, जहां बहुत से इवेंट पहले से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं प्रगति मैदान में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन किया उन्होंने। नोटेबल हाइलाइट्स ऑफ द इनॉग्रेशन इज, क्या क्या है हाईलाइट इसका? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहां उन्होंने लगभग 1 लाख से ऊपर एसएचजी मेंबर्स को सीड जो डिसबर्स सीड कैपिटल दिया जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर करने को में मदद मिलेगी और वो उनका जो मार्केट प्रेजेंस है उससे पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। ये भी कहा गया प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा कि इससे एसएचजी को क्या होगा? रियलाइज बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। एसएचजी को मार्केट में बेटर प्राइसिंग मिलेगी। और वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इज द फूड स्ट्रीट। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो सबसे एंटिसिपेटेड अट्रैक्शन था वो था फूड स्ट्रीट। दिस culinary delight will showcase regional cuisines and the royal culinary heritage of India। क्या शोकेस करेगा? रीजनल cuisines and the royal culinary heritage of India। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जहां से आप ये सारा अपडेट ले सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑलरेडी मैंने आपको इसमें दे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र मेनन, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। फॉर्मर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन of the Delhi High Court has been re-elected as the chairman of the Armed Force Tribunal for a 4-year term, ensuring this is leadership until 6 जून 2027। यानी पहले भी यही थे और उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 6 जून 2027 तक। His second consecutive term as a chairman, having initially been nominated for the position in 2019। 2019 में उनको नॉमिनेट किया गया था और 2027 तक ये नॉमिनेट रहेंगे। Justice Menon's election as the chairman of Armed Forces Tribunal reflects the trust and confidence placed in leadership and expertise। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, recently exercise Kurjind 23 has started between India and which country? America, Kazakhstan, Japan and France। Next question है, where will be the first global leaders summit on AI security would be held? Options है England, UK, Delhi, India, Johannesburg, South Africa, Paris, France। Who flagged off Gujarat's first heritage train? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमन। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हमने लाइव में नहीं किया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। When was the first International Day of Care and Assistance 2023 celebrated recently? 26 October, 27 October, 28 October, 29 October। अगला क्वेश्चन है, Who has been awarded the prestigious Ballon d'Or Award 2023? ऑप्शंस हैं एमिलियानो मार्टिनेज, लियोनेल मेसी, काइलन बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके। आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले था कजाकिस्तान, तो आप देखोगे उसका अगर नाम ही देखोगे तो कजिंद है, यहां पर उसको जेड भी लिखा गया था, यानी कजाकिस्तान, और इंडिया ने ये लिया हुआ है
Indian Army and Indian Air Force contingent comprising 120 personnel departed from Kazakhstan today to take part in 7th edition of Joint Military Exercise Kazand 2023. The exercise will be conducted at Otar, Kazakhstan from 30th October to 11th November 2023. दूसरा क्वेश्चन था कहां पर होगा एआई का सम्मेलन. सो declaration signed by 28 countries tell all actors have a role to play in ensuring the safety of the AI. यानी AI की सेफ्टी के ऊपर रोल प्ले करने के लिए सबके पास है. इसके ऊपर एक डिक्लेरेशन कहां कंडक्ट किया गया है. सो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किक्ड ऑफ इन द यूके ऑन वेंसडे. आप देख सकते हो आपका सही जवाब था इसमें सही जवाब था बी. इसमें सही जवाब है ए, इंग्लैंड. आगे बढ़ते हैं. Tuesday, Prime Minister Narendra Modi officially commenced the inaugural journey of Gujarat's inaugural heritage train, which will connect Ekta Nagar, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑफरिंग टूरिस्ट अ कन्वीनियंट मींस टू विजिट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस सेलिब्रेटेड. इसका सही जवाब है, देख सकते हो आप, यूनाइटेड International Day of Care and Support 23, the United Nations General Assembly UNGA has इसका सही जवाब था 29 अक्टूबर. तो इस तरीके से आज का ये सेशन खत्म हुआ है और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.